हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कपिल जैन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं हार्ट है, उसके ऊपर आ गया हूं। और यहां अगर हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत परफेक्ट करके रखे हुए हैं तो इसका मतलब हम जेई में और नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके, इससे पहले आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के आइसोमेरिज्म और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और मैंने आपको बताया था कि हम उन्हीं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो हम डेफिनेटली मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हिट कर पाएंगे। तो ऐसा आप सभी ने जो भी प्रॉब्लम्स हमारी तरफ से आपको भेजे गए होंगे आपने उनको प्रैक्टिस जरूर कर लिया होगा। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जीओसी, जैसा मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को डिफाइन किया था, तो वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे वो एरोमेटिसिटी हो या इंटरमीडिएट्स हो, वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया था। तो मैं क्विक आपको यहां पर रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद फिर हम यहां पर डिफरेंट इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मैंने आपको अभी एक टिप दिया था बॉन्डिंग में, अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम सिग्मा और पाई बॉन्ड का सम कर लेते हैं। 4 सिग्मा 0 पाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमको इससे परसेंटेज s कैरेक्टर भी पता चल गया। तो यहां sp3 में s कैरेक्टर 25%, sp2 में s कैरेक्टर 33.33%। और ऑब्वियसली हमको शेप भी पता चल गया है यहां पर जो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और ऐसे ही अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो हियर s कैरेक्टर इज 50% और जो शेप है वो लीनियर होगा। तो ये आपका कभी भी कॉन्सेप्ट पीछा नहीं छोड़ने वाला है। sp3 के केस में हम टेट्राहेड्रल शेप को डिस्कस करके आए हैं। ओके, तो जैसे ये ऑलरेडी जेई या नीट में प्रॉब्लम पूछा जा चुका है, which of the following represent the given hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right। तो जैसे मेरे पास ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, हमने जो टिप डिस्कस किया था वो है हाइड एंड सीक। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हमने एक्सपेंड कर लिया और उसके बाद हम इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड असाइन कर देते हैं। तो ये मैंने सिग्मा और यहां पे 2 पाई हैं, ये देखिए, और ऐसे ये सिग्मा बॉन्ड है। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन को इजीली फाइंड कर लूंगा। यहां sp2 होगा, यहां sp2 होगा, यहां sp होगा, यहां sp होगा। ऐसे ही जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसके अंदर ये sp 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 sp। ऐसे ही जो थर्ड मॉलिक्यूल है, तो थर्ड मॉलिक्यूल का जब हम स्ट्रक्चर एक्सपेंड करेंगे तो वी हैव दिस स्ट्रक्चर। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहां पर ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा पाई है, सिग्मा 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 सिग्मा। और मैं अब अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाऊंगा तो ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp3 है। ओके, तो जस्ट एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए रिमेनिंग सभी कार्बन को हम हाइड कर लेते हैं और फिर हम बहुत कंफर्टेबली रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही यहां पर ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। अब मैं जो चेक कर रहा था आंसर sp2 sp2 sp sp, इसका मतलब ये जो मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, यहां से आपको प्रॉब्लम मिलने के चांसेस मैक्सिमम हैं। इसकी जगह जैसे मैंने लिखा है, अगर मुझे कार्बन के साथ किसी भी और एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हमने इस फॉर्मूला को भी केमिकल बॉन्डिंग में लिखा था। विद रिस्पेक्ट टू कार्बन और एनी अदर एटम सिग्मा और लोन पेयर का हम सम कर लेंगे। अगर ये सम 2 है, sp3 है, sp2 4 है, sp3 5 है, sp3d 6 है, sp3d2 7 है, sp3d3। और विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम यहां पर s कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं।
परसेंटेज एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। जैसे ये कार्बोकेटाइन हमारे बहुत काम आने वाला है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे साथ चलता है। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन में यहां विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, सम 3 है और 3 का मतलब होता है sp2। ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो कार्बोकेटाइन में कार्बन इज ऑलवेज ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर, और ये विद 1 वेकेंट ऑर्बिटल होता है। दिस इज 1 वेकेंट p ऑर्बिटल, 1 वेकेंट p ऑर्बिटल। तो दिस इज कार्बोकेटाइन ट्राइगोनल प्लेनर शेप विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ऐसे ही वी हैव मिथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पर 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है, इसका मतलब ये फिर सम 3 है, sp2 है और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, क्योंकि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हम फ्री रेडिकल को हमेशा क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। इसको हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। कार्बोकेटाइन यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इसलिए इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक है। और ऑब्वियसली लुईस की डेफिनेशन जो है वो लुईस एसिड है और इनगोल्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं लुईस एसिड, यहां पर भी हम लिख सकते हैं लुईस एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरमीडिएट जो हमसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसकी जगह मिथाइल कार्बोनाइन, अगर मैं मिथाइल कार्बोनाइन को देखूं तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए, और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसका मतलब सम 4 है और 4 का मतलब sp3 होता है। और लेकिन यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये टेट्राहेड्रल नहीं है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये पिरामिडल है, पिरामिडल। तो इसको हम पिरामिडल की कैटेगरी में रखेंगे। क्या यहां पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नो, सारे इलेक्ट्रॉन या तो पेयर्ड हैं या फिर यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको भी डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये भी अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लेना, कार्बोनाइन डायमैग्नेटिक होता है, लुईस बेस है। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण कार्बोनाइन न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये तुमको हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिल सकते हैं या कार्बन से रिलेटेड कोई भी जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं डिफरेंट इफेक्ट्स में। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर मैंने इथेन, इथीन और इथाइन को मेंशन किया है। यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एंड ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। तो देखिए, इन इथेन बोथ कार्बन एटम्स आर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इसका मतलब परसेंटेज एस करेक्टर 25% है और इसलिए हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, यहां जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है एल्केन टाइप के मॉलिक्यूल में वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आप टिप पर कर लीजिए। इसकी जगह अगर मैं यहां पर बात करता हूं इथीन में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहां जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो 33.33% है और इसलिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो 1.32 एंगस्ट्रॉम होता है यहां पर। और इसकी जगह अगर मैं इथाइन की बात करता हूं, परसेंटेज एस करेक्टर यहां 50% है और इसलिए जो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1.20 एंगस्ट्रॉम है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट होती है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एस करेक्टर और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एस करेक्टर या मिनिमम एस करेक्टर, मिनिमम एस करेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट प्रॉब्लम के फॉर्म में देखने को मिल सकता है।
मैंने यहां पर लिखा है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। यहां से आपको एक प्रॉब्लम जरूर है कि आपको देखने को मिल जाए नीट में या JEE में। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम आई इफेक्ट बोलते हैं, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको हम H इफेक्ट बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको हम E इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑल इफेक्ट्स जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हैं उनको हम यहां पर वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑलवेज ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू ही होता है, इसलिए वीकेस्ट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट, और यहां पर वी हैव सम ग्रुप्स जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, तो वो हम यहां पर देख लेते हैं। ओके, हाँ बच्चों, जैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, उनका ऑर्डर, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है उनका ऑर्डर तुमसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम प्लस आई इट मींस ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ये सारे जो ऑर्डर हम मेंशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मानकर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो डिफरेंट ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर शो करते हैं, उनको हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। तो देखिए, यहां मैंने ड्यूटेरियम को मेंशन किया है, हायर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देन हाइड्रोजन। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है ड्यूटेरियम का, क्योंकि मास ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। इसकी जगह एल्किल ग्रुप्स मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शी ब्यूटाइल। टर्शी ब्यूटाइल के अंदर ये जो कार्बन किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होगा, उसके ऊपर ये सारे एल्किल ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इसलिए ये बहुत अच्छा और पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसकी जगह आइसोप्रोपाइल, लिटिल बिट लेस टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उसके बाद फिर इथाइल, फिर मिथाइल। तो दिस ऑर्डर वी शुड रिमेंबर। इसकी जगह माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में जैसे सबसे टॉप पर मैंने अमोनियम टाइप आयन लिखा है, नाइट्रोजन पर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सिमिलरली CH3 ग्रुप, ये देखिए हेलोजेंस लगे हुए हैं यहां पे, और हेलोजेंस में यहां पे मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको यहां पर यूज कर सकता हूं। इसकी जगह नाइट्रो ग्रुप इज अगेन वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन connected with oxygen. After this we have cyanide group because of sp hybridization, then aldehyde, then ketone. aldehyde में ऑक्सीजन के कारण कार्बन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज है, और बिकॉज ऑफ दिस हाई पॉजिटिव चार्ज ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कीटोन में भी ऐसा ही है, लेकिन जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहां एल्किल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहां पर तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल कर सकता है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है वो एल्डिहाइड और कीटोन के रेस्पेक्ट में क्या है, पुअर है। और ये जो कार्बोनिल कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, हम इसको फॉल्स या सूडो कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, फॉल्स या सूडो कार्बोनिल ग्रुप। तो ये भी आपको यहां पर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन वी हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2 ग्रुप, फिनाइल इज वेरी वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये सारा जो हमने पैरामीटर स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, ये अगेन हाइड्रोजन को यहां पर स्टैंडर्ड अज्यूम करके किया है। तो वी शुड रिमेंबर ऑल दीज ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, कैसे भी आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। इसके बाद हम यहां पर बात करते हैं रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। हाँ बच्चों, जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके अंदर हम कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी को अगर समझाना है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इसलिए ये भी अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिएगा, हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हम कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ समझाना है,
या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ समझाना है, वी कैन ऑल्सो यूज इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो मैं आपको अभी प्रॉब्लम्स में करके बता रहा हूं। इसकी जगह सेकंड मैंने लिखा है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें तुम रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट को हमेशा फॉलो कर सकते हो? जैसे मैंने यहां पे लिखा है कंडीशन 1, जब भी व्हेनेवर पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अदर पाई बॉन्ड। ये देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, जब भी पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा रेजोनेंस हो सकता है। कंडीशन 2 में हम यहां पर लिख सकते हैं पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें तुम रेजोनेंस को चेक कर सकते हो। कंडीशन 3, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज जैसा भी आपको मैंने कार्बोकेटाइन में बताया, वेकेंट p ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज इट मींस वेकेंट p ऑर्बिटल। तो ये कॉन्जुगेशन अगर है तो फिर हम रेजोनेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऐसे ही इसकी जगह कंडीशन 4, यहां पे लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो इन सभी में हम देख रहे हैं या तो पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है या लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है। और ये पाई बॉन्ड या लोन पेयर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए ये इजीली मूव कर सकते हैं। तो हम जो रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट की कैटेगरी में लिखते हैं। आर और एम इफेक्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट है। क्यों? बिकॉज हमेशा पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो यहां जब भी मैं इनमें से कोई भी कंडीशन को देखूंगा हमेशा मैं मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे आपसे प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। तो इस टाइप की प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है, हमको हमेशा ये कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। हम बहुत इजीली ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि कहां पर रेजोनेंस हो रहा है और कहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर मेंशन किए हैं और आपसे इस प्रॉब्लम में जो पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट विल नॉट टेक्स प्लेस, तो कैसे आप इसको अटेंड करेंगे? जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये पिरिडिन है और इसमें हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो यहां पर ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब रेजोनेंस होगा इन दिस मैनर। ऑब्वियस है ये लोन पेयर रिंग में एंट्री नहीं कर सकता, एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहां आर इफेक्ट होगा। ऐसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल को देखूं, यहां देखिए पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और यहां पर भी पाई बॉन्ड है। ऑब्वियसली ये क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है, लेकिन फिर भी यहां अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करता है तो इनमें से कोई एक पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी आर इफेक्ट हो रहा है। बेंजीन है थर्ड एग्जांपल, इसके अंदर तो कॉन्जुगेशन क्लियरली दिख रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस है, आर इफेक्ट यहां पर भी हो रहा है। यहां देखिए इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, और अभी हमने जो कंडीशन लिखी है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड है, इसलिए नो रेजोनेंस। ये हमारा सही आंसर है।
कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसकी जगह ये मैंने फ्यूरेन मॉलिक्यूल लिखा है और इसमें यहां पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। ये देखिए ऐसे इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है, तो इसके अंदर आर इफेक्ट है। ये तो एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत अच्छा एग्जांपल है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी जगह ये मैंने क्लोरोबेंजीन लिखा है, यहां पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, यहां लेस इफेक्टिव रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस है। ये मैंने लेस इफेक्टिव क्यों लिखा है? क्योंकि जो क्लोरीन है इट हैज 3p ऑर्बिटल और ये जो बेंजीन में कार्बन है इट हैज 2p ऑर्बिटल। तो 3p और 2p ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इनके बीच में बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती और इसलिए लेस इफेक्टिव रेजोनेंस। बट अभी हम यहां पर आर इफेक्ट तो एक्सप्लेन करेंगे ही, यहां आर इफेक्ट हो रहा है। इसकी जगह आ जाइए जी ऑप्शन में, CH3 CH2 Cl। ये देखिए क्लोरीन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नो कॉन्जुगेशन, इट मींस यहां पर भी नो रेजोनेंस। ओके, तो ये भी हमारा इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। और ऐसे ही जो H ऑप्शन है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ जाएंगे। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो ये होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहां CH3 है। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन रेजोनेंस इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है जो तुमसे पूछा जा सकता है। और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम यहां पर ये पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए इसी में मैं आपको अटेंड करके बताता हूं, ये न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये चार्ज्ड है। तो पहला रूल तो यही है, जो न्यूट्रल होता है वो हमेशा मोर स्टेबल होता है। तो न्यूट्रल ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये लेस स्टेबल है। और अगर सारे ही यहां पर चार्ज होते तो फिर हम एटम्स का ऑक्टेट चेक करते, जहां पर सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो अभी तो हमको यहां पर यह बताना था कि किसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो हमने चेक किया इन सभी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है एक्सेप्ट डी एंड जी। तो ये हमारा सही आंसर है डी एंड जी। और दूसरा, आउट ऑफ सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन मोर स्टेबल है, तो मैं इसकी आपको आगे भी और प्रॉब्लम अटेंड करके बताता हूं। ये क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? इसको अपनी कॉपी में ढंग से आप डिक्टेट कर लीजिए। अब मैंने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है, यहां आप देखिए इथाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन है और इसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड को कंपेयर करना है। ये देखिए आपको इनको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? क्या सभी कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन यहां पर भी दिख रहा है, कार्बन क्लोरीन यहां पर भी दिख रहा है और कार्बन क्लोरीन यहां पर भी दिख रहा है, तो आपसे अगर पूछा जा रहा है डाइपोल मोमेंट किस CCl बॉन्ड का जो म्यू है वो हाईएस्ट है या लोएस्ट है, तो आप कैसे अटेंड करोगे? तो देखिए यहां हम देख रहे हैं ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये देखिए ये अगर यहां आ जाए और पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, इट मींस इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये देखिए इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ये वापस अगर फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो अगेन इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप स्टेबिलिटी देखेंगे, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मोर स्टेबल, ये चार्ज मॉलिक्यूल है लेस स्टेबल। तो पहली बात तो यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में नो रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन नहीं है। और क्लोरोबेंजीन में हम देख रहे हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बेंजीन रिंग में अगर रेजोनेंस करता है तो पहले ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पे आएगा, फिर ऑर्थो पे आएगा, इसका मतलब मोर रेजोनेंस और देयरफॉर मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ कहां है, तो देखिए यहां हम लिखेंगे लॉन्गेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ है।
इसके बाद विनाइल क्लोराइड का नंबर आएगा और देन आफ्टर हम क्लोरोबेंजीन को रखेंगे। यहां पर शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड लेंथ है। एक और आपसे पूछा गया था डाइपोल मोमेंट, तो आपको याद होगा जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, वो हमने यहां पे लिखा हुआ है बॉन्डिंग में Q इंटू डी। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो डाइपोल मोमेंट है वो डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी। तो देखिए यहां पर मैं लिखा हूं लॉन्गेस्ट CCl बॉन्ड, तो इसलिए यहां पर जो म्यू है डाइपोल मोमेंट वो भी हाईएस्ट होगा और यहां जो म्यू है वो लोएस्ट होगा। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, रेजोनेंस से रिलेटेड है। सभी CCl बॉन्ड में हमने यहां पर चेक किया कि कहां रेजोनेंस हो रहा है और ऑन दैट बेसिस हमने एक्सप्लेन किया कि कहां CCl बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है और कहां CCl बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है। तो इसको ढंग से नोट कर लीजिए। हम अब हाइपर कॉन्जुगेशन को देख रहे हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर इस प्रॉब्लम में मैंने मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पूछा है। फ्रीक्वेंटली आज प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। आपको सबसे पहले यहां पर चेक करना है कि जितने भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है इनमें से न्यूट्रल कौन है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं दिख रहा, ऑल आर चार्ज्ड मॉलिक्यूल। नाउ अब मैं जो सेकंड स्टेप है ऑक्टेट सभी एटम्स का चेक करूंगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर ए में देखूं तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये देखिए कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑक्टेट। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और CH3 में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहां हमको इनकंप्लीट ऑक्टेट मिल रहा है, मतलब ये अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऐसे ही बी ऑप्शन को देखिए, यहां पर नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन के पास यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां CH3 यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए, इसका मतलब ये स्टेबल स्ट्रक्चर हमको समझ में आ रहा है। और देख लेते हैं, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये भी हमको स्टेबल समझ में आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। यहां फिर कार्बोकेटाइन दिख रहा है, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये अनस्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है इन दोनों में से, तो देखिए यहां पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मुझसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर यहां पर पूछा जाता तो हम इसको चेक करते कि यहां पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, यहां पर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है और यहां पर लोन पेयर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है। तो यहां एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन है इन दिस मैनर। ये देखिए ऐसे यहां पे रेजोनेंस हो सकता है। इसका मतलब लिटिल बिट ये मोर स्टेबल है और हम इसको यहां पर लीस्ट स्टेबल डिफाइन करेंगे, ये लीस्ट स्टेबल होगा। अब हम इन दोनों में से अगर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर को ढूंढना चाह रहे हैं तो यहां पर भी सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पर भी सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कैसे चेक किया जाए, तो देखिए जब सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है तो हम यहां पर एक क्राइटेरिया और फॉलो करते हैं, वो है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन इसका मतलब जो अनलाइक चार्जेस हैं शुड बी एट मिनिमम डिस्टेंस। तो आप देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है और यहां पे लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो फिर यहां पे कैसे किया जाए, तो अब हम यहां पर एक पॉइंट देख रहे हैं, नाइट्रोजन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वो पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है और यहां जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है पॉजिटिव चार्ज वो बियर कर रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसका मतलब ये यहां पर लेस स्टेबल है और हम इसको यहां सबसे ज्यादा स्टेबल बताएंगे। तो आपने अपनी कॉपी में मेंशन कर लिया फर्स्ट
जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल शुड बी मोर स्टेबल। सेकेंड क्राइटेरिया, सेकेंड स्टेप, octet of all atoms should be completed. Third criteria, charge separation should be minimum. Fourth criteria, अगर कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट में हो ही नहीं सकते, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड फिफ्थ क्राइटेरिया, more electronegative atom should bear negative charge as compared to less electronegative atom। इसलिए हमने इसको less stable डिफाइन किया है और इसको more stable डिफाइन किया है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम का सही आंसर बी है। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के ऊपर आ गया हूं। देखिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का पार्ट है तो मुझे क्विक बहुत सारे पॉइंट्स को यहां पर आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है, डिस्कस करना पड़ रहा है। तो जितना बेस्ट पॉसिबल मैं कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा सकता हूं वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऑब्वियसली कोई आपका लॉन्ग टर्म कोर्स नहीं है, लॉन्ग टर्म कोर्स का पार्ट नहीं है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को बहुत सारे टाइम के अंदर पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सभी स्टूडेंट को हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन या एच इफेक्ट, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। एच इफेक्ट को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाता है कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बनेंगे, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। कंडीशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एच इफेक्ट, आपको यहां से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में अगर तुम एच इफेक्ट को समझाना चाह रहे हो तो यहां जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, सिग्मा बॉन्ड ऑन अल्फा कार्बन एंड जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने वेकेंट या एम्प्टी पी ऑर्बिटल बोला है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, इसका कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये देखिए, ये क्योंकि रेजोनेंस का ही टाइप है तो यहां पर भी कॉन्जुगेशन मस्ट है। तो इस सिचुएशन में सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, और इसकी बेसिस पर अगर तुम कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करना चाहोगे, जैसे वी हैव दीज कार्बोकैटायन CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, CH3 CH, CH3 और CH के ऊपर प्लस है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, टर्शरी कार्बोकैटायन, ये मोर या मोस्ट स्टेबल है यहां पे बिकॉज ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा हाइड्रोजन, वी कैन ड्रॉ 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हम इसके ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोप्रोपिल या सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, वी कैन ड्रॉ 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली जो इथाइल कार्बोकैटायन है, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, वी कैन ड्रॉ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल बिकॉज 0 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हैं, और इसलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा इन सभी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकैटायंस। ओके, क्लियर हो गया? तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ये ऑलरेडी प्रॉब्लम जेई या नीट में आ चुका है। ये देखिए, ये हमारे पास एक कार्बोकैटायन है और एग्जामिनर ने पूछा है कि बताइए हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल बी पॉसिबल। तो यहां नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, आंसर लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। तो हमको यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सर्च करने हैं। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन,
ये अल्फा कार्बन 3+3+1, यहां 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए बिकॉज ऑफ 7 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम फ्री रेडिकल्स के अंदर भी फॉलो करते हैं, क्योंकि हम हाइपर कॉन्जुगेशन को फ्री रेडिकल्स में भी यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन देयर स्टेबिलिटी। तो ये अपनी कॉपी में आप ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे इसकी जगह स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो अगर आप फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कंडीशन यहां पर भी मोर और लेस सेम ही है जो हमने भी कार्बोकैटायन में डिस्कस करी है। सिग्मा बॉन्ड ऑन अल्फा कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज की जगह हम यहां पर लिखेंगे हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। तो ये जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, इसलिए हम इसको भी सिग्मा p कॉन्जुगेशन ही मेंशन करते हैं। फ्री रेडिकल्स बिकॉज पैरामैग्नेटिक हैं, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने यहां पे हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन मेंशन किया है। और अगर हम ये फ्री रेडिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखिए दीज आर वेरियस फ्री रेडिकल्स, और सेम आंसर जो अभी हम कार्बोकैटायन में डिस्कस करके आए हैं वो फ्री रेडिकल्स के केस में भी होगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल्स। यहां 9 अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और यहां तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, इसकी जगह स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ये देखिए, एंड कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ को भी हम यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने सेटजेफ रूल पढ़ा हुआ है 12th स्टैंडर्ड में, तो सेटजेफ रूल भी मोर और लेस हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर ही बेस्ड है। एल्कीन की स्टेबिलिटी को अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहां कंडीशन क्या है, तो अगेन सिग्मा बॉन्ड ऑन अल्फा कार्बन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO ऑफ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये देखिए, ये कंडीशन है यहां पर, इसलिए हम इसको सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन लिखते हैं। सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर प्रोपीन लेता हूं, ये मैंने प्रोपीन लिया है और यहां ये अल्फा कार्बन है, इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन, और आप देखिए सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तो ऑलरेडी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इस सिग्मा बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां, तो हमको ये ऐसा दिखेगा विद रेस्पेक्ट टू 1 हाइड्रोजन, विद रेस्पेक्ट टू 1 हाइड्रोजन। तो ऐसे यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए एल्कीन। यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखिए। तो अभी हमने क्या देखा है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये देखिए। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, उतना ज्यादा डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो वी कैन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स
एज वेल एज जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, उसका भी ऑर्डर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यही सेडजेफ रूल भी है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को समझाने का। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर मैंने वेरियस एल्कीन्स लिखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पर है वो एक्सप्लेन करिए। तो देखिए, अगर मैं यहां पर देखता तो सभी मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम लग रहे हैं, बट इनके जो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट ऑब्जर्व किया गया है। तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? तो यहां इन केस ऑफ प्रोपीन ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, इन केस ऑफ आइसोब्यूटीन 6 अल्फा हाइड्रोजन 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, एंड इन केस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटूइन 9 अल्फा हाइड्रोजन 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन यहां हो रहा है, डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इट मींस लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, एंड मोस्ट स्टेबल तो है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। आफ्टर दिस ये आएगा, और लीस्ट स्टेबल या कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट यहां होगी। तो इसलिए मैंने यहां मेंशन किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है एल्कीन्स का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यहां पर मैंने पूछा लॉन्गर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए क्या होगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और आपके लिए ये मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिए हैं, ये देखिए, साइक्लोहेक्सीन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन और बेंजीन। ये देखिए, किसी भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहां पर ले लीजिए, यहां तो सिंगल ही है सारे डबल बॉन्ड, ये देखिए सभी में, और वो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं। आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पूछ रहा है, तो बेंजीन रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस टेक्स प्लेस। और अगर रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि ये तो सबसे पावरफुल इफेक्ट है रेजोनेंस, और यहां मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसका मतलब यहां तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी, ये लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। ओके, अब इसकी जगह अगर मैं इन सभी साइक्लोहेक्सीन मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करता, तो बिकॉज यहां रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, तो अब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, तो 6 + 2 + 2 कितना हो गया? 10 अल्फा हाइड्रोजन, 10 hyper conjugative structures. Similarly here it is alpha alpha alpha, it means यहां पर हो गए 7 alpha hydrogen 7 hyper conjugative structures. और similarly here these are 2 alpha, it means 4 alpha hydrogen 4 hyper conjugative structures. ये देखिए, तो जहां सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ ये होगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी है एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ ऑर्डर भी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमको एग्जाम में देखने को मिल सकती है रिलेटेड विद हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने एप्लीकेशंस को भी क्लियर कर लिया, ये एप्लीकेशंस अब एकदम फिक्स हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को समझा सकता हूं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को समझा सकता हूं, या मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकता हूं। रेजोनेंस के थ्रू क्या कर सकता हूं वो अभी हमने देखा, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी मैं कार्बोकेटाइन
कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में नो कार्बेनाइन, यहां कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब अगर आपको एग्जाम में कोई भी इंटरमीडिएट मिलता है और आपसे उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है तो हम सबसे पहले कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? तो इसका आंसर है रेजोनेंस। इफ रेजोनेंस इज नॉट एप्लीकेबल तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और इफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी नॉट एप्लीकेबल तो फिर हम वीकेस्ट इफेक्ट के ऊपर आएंगे। वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये ऑर्डर मैं स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे याद रखने के लिए बोलता हूं, राही, यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही। तो राही मींस RHI रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूं। हाँ बच्चों, जैसे यहां पे मैंने वेरियस इफेक्ट्स का जो ऑर्डर अभी आपको बताया उसको मैंने लिख दिया है। रेजोनेंस स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट वीकेस्ट इफेक्ट अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। और इसको राही से याद रख लीजिए, RHI। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने मेंशन किया है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज टू इंटरमीडिएट्स। इन दो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। दीज आर कार्बोकेटायंस। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर कि बोथ आर सेकेंडरी कार्बोकेटायन। नाउ क्या इनमें रेजोनेंस हो रहा है? नो, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड या लोन पेयर तो है ही नहीं। तो फिर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर आऊंगा। ये अल्फा, ये अल्फा, इट मींस 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स वी कैन ड्रॉ। और in this carbocation these are 2 alpha carbon, how many alpha hydrogen? 5 alpha hydrogen, we can draw 5 hyper conjugative structures। ये देखिए क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? तो आपको तुरंत आंसर पता चल गया है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, और ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट तक तो हमको यहां पर जाने की ही जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट बेसिस पर समझा रहा होता तो इथाइल कार्बोकेटायन, मतलब इथाइल रेडिकल, और यहां पर भी इथाइल रेडिकल, और यहां वन इज मिथाइल एंड अदर इज प्रोपाइल। दो इथाइल का प्लस आई इफेक्ट प्रोपाइल के रेस्पेक्ट में, मिथाइल के रेस्पेक्ट में हाई होता है, तो फिर ये मोर स्टेबल आ जाता, जबकि ये लेस स्टेबल है। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट तक तो यहां पर जाने की जरूरत ही हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा आंसर हाइपर कॉन्जुगेशन से आ रहा है। तो हम बिल्कुल भी इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ध्यान ना लगाएं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड कर देता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे कुछ और प्रॉब्लम्स मैंने ऐड किए हैं, उनको जरा वन बाय वन हम समझते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस। जैसे ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है। हम इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को यहां पर मेंशन करना चाहते हैं, तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आप देखिए हमको कुछ वेरियस कार्बोकेटायंस गिवन है, और हमेशा जब भी कार्बोकेटायन की बात हो रही है इमीडिएटली राही मेंशन कर लीजिए। और अब चेक करिए स्टेबिलिटी ऑर्डर कि कहां रेजोनेंस हो रहा है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 3 + 3 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, 8 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली हियर, क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है क्या? यस, यहां रेजोनेंस हो रहा है। लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबल है। अच्छा, एक बात और आपको यहां पर मैं बता दूं, जो रेजोनेंस माने आर इफेक्ट है वो प्लस आर और माइनस आर ग्रुप के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। जैसे ये जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप, प्लस आर, और अभी हमने इसको माइनस आई इफेक्ट में भी शो किया था। और रेजोनेंस इफेक्ट पावरफुल इफेक्ट है, इसलिए हमेशा हम इसको प्लस आर इफेक्ट से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो यहां रेजोनेंस हो रहा है। ऐसे अगर आप थर्ड कार्बोकेटायन को देखें तो यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, ये फिर वही प्लस आर एंड माइनस आई ग्रुप है। प्लस आर मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है थ्रू रेजोनेंस, और माइनस आई मतलब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इसलिए माइनस आई ग्रुप है। तो दीज आर टू डिफरेंट इफेक्ट्स,
और क्योंकि अभी हम कंक्लूड करके आए हैं रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसलिए हमेशा प्लस आर इफेक्ट यहां पे पावरफुल होगा। तो देखिए ये भी रेजोनेंस स्टेबल है। अब इन दोनों में फंस गए, सेकेंड और थर्ड में हम ज्यादा स्टेबल किसको डिफाइन करें, तो इसका आंसर ऑब्वियसली हम अब हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर आएंगे। तो देखिए यहां ये अल्फा, यहां ये अल्फा, इट मींस यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, वेरएज यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो अब आपका आंसर आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, जहां पे रेजोनेंस भी हो रहा है और मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए सबसे टॉप पर यहां पर सेकंड आएगा स्टेबिलिटी में, आफ्टर दैट थर्ड आएगा और सबसे पीछे फर्स्ट आएगा ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। ये देखिए दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ऐसे ही आप इन कार्बोकेटायंस को देखिए। अब ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं नाइट्रो ग्रुप, ये -R-I है, मतलब रेजोनेंस तो शो करता है। देखिए पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब कार्बोकेटायन को तो अनस्टेबल कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स -R इफेक्ट। ओके, तो यहां ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, अनस्टेबल कार्बोकेटायन बिकॉज ऑफ -R-I इफेक्ट ऑफ नाइट्रो। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? इसकी जगह जो सेकंड कार्बोकेटायन है, यहां ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन, इट मीन 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, और जो थर्ड कार्बोकेटायन है ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, यहां पे फिनाइल रिंग है जिसका वीक प्लस आर इफेक्ट होता है और -I इफेक्ट भी इसका वीक है, प्लस आर इफेक्ट पावरफुल है, तो इसलिए यहां प्लस आर के थ्रू हम इसको समझाएंगे। ओवरऑल प्लस आर और -I में प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, वीक प्लस आर है, वीक -I है। ओके, तो यहां ये रेजोनेंस स्टेबल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे टॉप पर थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा और फिर फर्स्ट आएगा। ये देखिए, ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। तो कई स्टूडेंट रेजोनेंस इफेक्ट फर्स्ट में होने के कारण उसी को ज्यादा स्टेबल लिखे आते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। वो -R ग्रुप है, इसलिए वो कार्बोकेटायन को अनस्टेबल कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इसकी जगह जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें फर्स्ट कार्बोकेटायन जिसके अंदर नो रेजोनेंस, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ऐसे जो सेकंड कार्बोकेटायन है उसमें फिर देखिए आप पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, बट कार्बोनिल ग्रुप ये -R-I ग्रुप है, ये -R-I ग्रुप है। इसका मतलब कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल। और यहां देखिए ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कार्बोकेटायन को क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। ये +R-I ग्रुप है। तो +R ग्रुप कार्बोकेटायन को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। -R ग्रुप कार्बोकेटायन को क्या करते हैं? अनस्टेबल करते हैं। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये तुमको फ्रीक्वेंटली जेई में या नीट में देखने को मिल सकती है। तो व्हाट शुड बी करेक्ट ऑर्डर हियर? यहां पे सबसे टॉप पे थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। ये करेक्ट ऑर्डर होगा। थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड। ये देखिए, ये मोस्ट स्टेबल है। तो क्लियरली अपनी कॉपी में इनको मेंशन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आज हमने जो डिस्कशन यहां पर किया वो आपको मैंने जो वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को छोड़कर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट किस टाइप की प्रॉब्लम्स तुमको देखने को मिल सकती हैं, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और इससे डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब भी आपको स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है,
कार्बोकेटाइंस की, फ्री रेडिकल्स की। कार्बोनेंस के हम कुछ और केसेस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो राही का कॉन्सेप्ट है, हमेशा सबसे पहले अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। एल्कीन की स्टेबिलिटी को समझाना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ को चेक करना है तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे जब हम जेई या नीट का एग्जाम देने जाएंगे। ओके, तो इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, तब तक के लिए बाय।